मुद्दा यह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए चुनावी सभाओं में ऐसे जहरीले बयान दे रहे हैं, ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस तरह के जहरीले बयान देकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जहर उगलकर उन्हें वोट मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप देश की जनता को ज़ॉम्बीज में तब्दील कर देना चाहते हैं। आप में से जो लोग ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं जानते, आपने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। ज़ॉम्बीज दरअसल इंसान होते हैं मगर उनके अंदर आत्मा नहीं होती है। उन्हें सिर्फ हवस होती है मांस की, उन्हें हवस होती है गोश्त की। वो बस चलते रहते हैं और जहां उन्हें कोई जिंदा चीज मिली उसे खाने का काम करते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री, आप अपनी बयानबाजी से, आप अपनी राजनीति से क्या देश की जनता को इसी तरह के ज़ॉम्बीज में तब्दील कर देना चाहते हैं, जिनमें सोचने समझने की क्षमता ना हो? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जहर उगलना, बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलना। और याद कीजिए दोस्तों, मैं उन लोगों में से हूं जो झूठ शब्द का इस्तेमाल अमूमन करता नहीं हूं। मैं गलत बयानी शब्द का इस्तेमाल करता था, मगर प्रधानमंत्री ने तमाम लक्ष्मण रेखाएं जो हैं उसे लांघ दी हैं। प्रधानमंत्री बार बार जहरीले बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने वोट जिहाद की बात कर दी है। जी हां, वोट जिहाद, क्योंकि फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की कोई भतीजी है मरिया आलम खान, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। मरिया आलम खान ने वोट जिहाद का जिक्र कर दिया। मरिया आलम खान जो कोई स्टार कैंपेनर भी नहीं है, मगर फर्रुखाबाद में वो कैंपेनिंग कर रही थी, उन्होंने वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने बस उसे पकड़ लिया और उसके सहारे उनके विवादास्पद बोल सामने आए। सुनिए। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर कर रही है? समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर कर रही है? मरिया आलम खान को तो आप खुद भी नहीं जानते होंगे, आपके प्रचार तंत्र ने आपको उनके बारे में बताया होगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मरिया आलम खान ने जो कहा वो निहायत ही वाहियात बयान है। उन्हें इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मरिया आलम खान कौन है? अगर वो एक शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं तो क्या प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय मंच पर उसका इस्तेमाल करेंगे? मगर सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो एक मोर्चा खोल दिया है देश के मुसलमानों के खिलाफ। अब मैं उनका आपको एक और बयान सुनाता हूं। इस बयान में उनके मन में जो भावना है उसे देखिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को पालता पोसता है। प्रधानमंत्री के हाव भाव देखिए, उनके शब्दों पर देखिए, उनके शब्दों के चयन को देखिए, जिससे पता चलता है कि वो किस तरह से इन चुनावों को जहरीला बना देना चाहते हैं। सुनिए। आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है, और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी, वो 20 बोलते थे, कांग्रेस 25 बोलती थी, 50 उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की, उस पर भी डाका डाल दिया। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। याद कीजिए दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तुलना घुसपैठियों से कर दी थी और उसकी कोई जमीन नहीं थी। प्रधानमंत्री ये बार बार कर रहे हैं। अभी टीवी 9 को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह डाला कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि वायनाड के मुसलमानों के साथ
उनका क्या समझौता है जो वो राष्ट्रीय तौर पर उसे लागू करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री अफवाहबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और अब यह बयान जो उन्होंने टीवी 9 को दिए गए इंटरव्यू में कहा, वायनाड के मुसलमानों के साथ क्या समझौता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आपने क्यों इस देश के मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। याद कीजिए, अटल जी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे मगर यह देश बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि मैं जितने जहरीले बोल बोलूंगा मैं 400 के करीब पहुंचूंगा, क्योंकि अब की बार 400 पार। वैसे तो प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार की भी बात नहीं कर रहे हैं, अब तो महज 272 सीटों की बात कर रहे हैं। 400 पार तो भूल गए हैं। मगर प्रधानमंत्री जानते हैं कि बहुमत का आंकड़ा तब ही हासिल होगा जब मैं इस तरह के जहरीले बोल बोलूंगा। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप जो इस देश की जनता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, जब वो जहर उगलते हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, तो वो आपके मुंह पर एक करारा तमाचा मारते हैं। क्योंकि एक सभ्य समाज में इस तरह के जहर, इस तरह की गालियों की कोई जगह नहीं है। मगर स्वयं प्रधानमंत्री इन शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को ऐसा करने का अधिकार है? आप देश की जनता की सोच को किसमें तब्दील कर रहे हैं? आपको लगता है कि अपनी राजनीति के चलते, आपको लगता है कि वोटों के लिए मैं लगातार लोगों की नसों में जहर प्रवाहित करता रहूं, जहर इंजेक्ट करता रहूं, और वही दिखाई दे रहा है उनके भाषणों में। हर भाषण में प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही कह रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अब एक और बयान देखिए साहब, कायदे से चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर एक्टिव होना चाहिए था। गुजरात, जूनागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस ने यह चुनाव भगवान राम के खिलाफ बना दिया है। प्रधानमंत्री मुसलमानों का सहारा लेते हैं, पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, राम का सहारा लेते हैं, मगर मुद्दों पर कभी नहीं आएंगे। मुद्दों पर आइए ना प्रधानमंत्री। महिला सम्मान की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए। और जहां तक महिला सम्मान की बात है तो साक्षी मलिक के इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला है कैसरगंज से, मिला है उनके बेटे करण भूषण सिंह को। आज आपकी एक महिला पहलवान साक्षी मलिक, जिन्हें सड़क पर दिल्ली पुलिस ने घसीटा था, आपसे एक सवाल पूछ रही हैं। मुद्दे पर आइए प्रधानमंत्री और इस सवाल का जवाब दीजिए। साक्षी मलिक प्रधानमंत्री से पूछ रही हैं, देश की बेटियां हार गई, बृजभूषण जीत गया। हम सब ने अपना करियर दांव पर लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में, क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? प्रभु श्री राम के नाम पर वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। साक्षी मलिक, देश की बेटी, देश की आन बान शान, जिसने ओलंपिक में भारत का सीना जो है चौड़ा कर दिया था, उसके सवाल का जवाब दीजिए ना। वो आपसे पूछ रही है फिर से, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? प्रधानमंत्री मुद्दे पर आइए। इन मुद्दों से आप क्यों भाग रहे हैं? बताइए, बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण को आपने टिकट क्यों दिया? आप सिर्फ चुनावों में जहर उगलने का काम कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मुद्दों से आप लगातार भाग रहे हैं। और अब आपको पाकिस्तान मिल गया, क्यों? क्योंकि सीमा पार पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का भाषण जो है उसके बारे में ट्वीट किया है। अब पाकिस्तान पकड़ लिया है प्रधानमंत्री ने। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की बात जितना भारतीय जनता पार्टी करती है ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है बीजेपी, उसके पर्यटन को बढ़ावा दे रही है बीजेपी। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री, संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही।
पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री, मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए। जब आप 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, तब इमरान खान ने बाकायदा यह बयान दिया था कि शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। यही नहीं, आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी ने किताब लिखी है, द स्पाई क्रॉनिकल्स, और इस द स्पाई क्रॉनिकल्स में उन्होंने यह तक कहा है कि आईएसआई चाहता है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें। अब इन दो चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? फवाद चौधरी ने कहीं नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आईएसआई ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो सत्ता में आए, मगर यहां पर असद दुरानी, जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के पूर्व प्रमुख है, उनका बयान है। इमरान खान ने यही बात 2019 में कही थी, बताइए, मगर गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। पाकिस्तान को जितना प्रमोट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है ना, कोई और नहीं करता है। और सबसे शॉकिंग, अब प्रधानमंत्री की शब्दावली के जरिए कहीं ना कहीं देश का अपमान भी किया जा रहा है। गौर से सुनिएगा उनका एक बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था यह तो कंगाल कमजोर देश है। पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने का नाम तक नहीं लेती थी। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और यह सब आपके एक वोट के कारण संभव हुआ है। पहली पंक्ति पर फिर निगाह डालिए। 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था यह तो कंगाल कमजोर देश है। कोई जो भी कहता था, आप उस शब्दावली को दोहराएंगे, आप उन शब्दों को राष्ट्रीय मंच पर दोहराएंगे। एक अरसे से भारत के वजूद को यह दुनिया खत्म करना चाहती है प्रधानमंत्री, और आप इस तरह की शब्दावली को दोहराएंगे एक राष्ट्रीय मंच पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस देश ने कहा है कि भारत डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक जमाना था, लोग कहते थे कहां आ गए, कैसा देश है। इस तरह के बयानात आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए थे प्रधानमंत्री, और अब आप ये कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, भारत कभी कंगाल देश नहीं रहा है। 1990 के बाद से, जब से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद उदारवाद की जो प्रक्रिया चली और भारत लिबरलाइज हुआ, उसके बाद से भारत तमाम अंतरराष्ट्रीय देशों के लिए एक अट्रैक्टिव इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया है, एक आकर्षक निवेश करने वाला देश हो गया है। प्रधानमंत्री, आप तो बार बार कहते हैं ना कि अमेरिका मेरा देश है। आप बार बार जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देते हैं। अब आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा बयान आया है, गौर कीजिएगा। Joe Biden calls US allies India and Japan xenophobic, यानी कि दूसरे देशों से जो लोग आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनको लेकर उनका जो रवैया है, उसी की बदौलत अमेरिका ने भारत को xenophobic बताया है। यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ उनका जो रवैया है वो बहुत शत्रुता भरा होता है। xenophobic शब्द का इस्तेमाल किया है। याद कीजिए, बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की थी। वो बराक ओबामा जिसके साथ आप दोस्ती की दुहाई दिया करते थे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो बाइडेन का यह बयान है, भारत को xenophobic बताया गया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में 2014 के बाद दुनिया की निगाहों में भारत जो है मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? याद कीजिए, जब कांग्रेस के बैंक खातों को आपने फ्रीज कर दिए थे, जब अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया था, तब अमेरिका ने, जर्मनी ने, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी उसकी आलोचना की थी। ऐसा कब हुआ, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो आपकी सरकार की नीतियां, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां देश की भद्द पिटवा रही हैं, और आप देश के बारे में इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि कंगाल हो गया, हमें तो खुद डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, यही बयान अगर राहुल गांधी ने दिया होता तो गोदी मीडिया ने उसकी बखिया उधेड़ दी होती, मगर नहीं। प्रधानमंत्री,
आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चाहे देश के बारे में कुछ कहें, मुसलमानों के बारे में कुछ कहें, कुछ भी कहते रहें, भाषाई मर्यादा आप उल्लंघन उसका करते रहें, आप जो भी कहते रहें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और अभी 1 महीना और बचा हुआ है, न जाने प्रधानमंत्री क्या क्या कहने वाले हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।